साथ जो कार है उसको ब्लैक कैट भी बोलते हैं, ब्लैक बीस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि है टाटा की हैरियर, सेफेस्ट कार, टाटा की सेफेस्ट कार। आज हम इसका एक यूज़र रिव्यू, छोटा सा यूज़र रिव्यू आपके सामने लेके आए हैं। मैं हूँ रविंद्र पांडे और आप देख रहे हैं कारनामा। और मैं जिनके साथ मिलाना चाहता हूँ उनका नाम है बन्ने सिंह राठौर जी। तो अपना इंट्रोडक्शन सर आप खुद दे दीजिए। Hello, good morning to all of you. Myself, Bhanne Singh Rathod. I am ex-CAPF personnel. I worked in CAPF for 22 and a half years and thereafter I joined MNC. अभी मैं MNC की एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये जो अभी इन्होंने बताया कि हम क्या टाटा की हैरियर गाड़ी है और इसको ब्लैक बीस्ट बोलते हैं। ये गाड़ी मैंने 2003 में मई में परचेज की थी और अभी इसका ओडोमीटर रीडिंग लगभग 17,000 तक है। और पिछले 2.5 सालों में इस गाड़ी से मेरे को कभी भी कोई समस्या नहीं आई। मैंने इससे बहुत लॉन्ग रूट टूर भी किए। तो सर जैसे आपने कहा इससे आपने बहुत लॉन्ग टूर किए, तो मैं पहले ये आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि ये जो ब्लैक बीस्ट है ये खरीदने का प्लान कब आया दिमाग में, और आपने कौन सा ये मॉडल लिया है और कितने की ऑन रोड पड़ी है? ये मेरा प्लान चल रहा था 2021 से कि मेरे पास पहले पुरानी मारुति की गाड़ी थी, मेरे को अपग्रेड करना है। तो उसके बाद में मैं क्या कई गाड़ियों में गया, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस थी मेरी क्या क्रेटा के बाद में फिर मैंने नेक्सॉन का भी टेस्ट ड्राइव किया। उसके बाद इको स्पोर्ट्स भी मैंने देखी, पर उस समय फिर इको स्पोर्ट्स बंद हो गई थी, कंपनी जा चुकी थी। तो फिर उसके बाद में जब इसको मैंने देखा तो वो होता है ना कि लव फर्स्ट साइट, वो वाला इसके साथ हो गया, क्योंकि इसका जो रोड प्रेजेंस है और रात में जो इसका लुक दिखता है रोड पे जब जाती है तो एक बिल्ली की तरह लुक आता है इसका। तो ये फर्स्ट साइट ही ये हो गया कि नहीं यही गाड़ी लेनी है। कितने की मॉडल कौन सा है सर, और ऑन रोड कितने की पड़ी आपको गाड़ी? ये मेरा मॉडल मई 2023 का है। ये ऑन रोड मेरे को 24 lakhs में पड़ी और ये डार्क एडिशन XZ प्लस मॉडल है। डार्क एडिशन मतलब आपका पूरा इंटीरियर भी आपका पूरी गाड़ी का ब्लैक है? यस। अच्छा सर एक चीज़ वो पूछना चाहूँगा, ये गाड़ी लेने के पहले आपने बताया जैसे आपने इको स्पोर्ट भी ट्राई की, तो इको स्पोर्ट क्या उस समय बंद हो चुकी थी या बंद होने वाली थी? क्योंकि मैं खुद एक इको स्पोर्ट ओनर हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इको स्पोर्ट भी ड्राइविंग में वही फन देती है जो आपका इस टाइप गाड़ी देती है। तो आपने इसके साथ क्रेटा सेल्टोस को भी ट्राई किया था, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस गाड़ियाँ मानी जाती हैं? इको स्पोर्ट्स उस समय बंद नहीं हुई थी, मगर जब मैं गाड़ियों के ऑप्शन देख रहा था तो उसकी न्यूज़ आ गई थी कि इको स्पोर्ट्स अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के फोर्ड जा रही है। तो उस पर तो फिर हट गया कि फिर आफ्टर सेल्स सर्विस की दिक्कत आ गई। हुंडई की अब क्या क्रेटा पे मेरा था और लगभग ये था कि हम क्या कि इस चीज़ को फाइनल करना हुंडई क्रेटा। मैं अब क्या किया पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता था कि वो गाड़ी मेरे को उनका पसंद नहीं थी, तो हुंडई मेरा फाइनल था। बट जब मैंने इसको देखा उनका टाटा को, तो फिर मेरा फाइनल हो गया कि इसी गाड़ी को मेरे को लेना। कुछ हद तक उस समय लोगों को मन में ये भी था कि किया उतनी सेफ नहीं है, जब तक उसकी सेफ्टी स्टार रेटिंग नहीं मिली थी। बहुत लोग का ये मानना भी था कि किया उतनी सेफ गाड़ी नहीं है दोस्तों। इसलिए सर ने जो चॉइस किया, जो चुना गाड़ी को, आई थिंक मुझे भी इको स्पोर्ट की आपको गाड़ी अगर लेनी होगी तो मैं प्रेफर इस गाड़ी को जरूर करूँगा दोस्तों। तो अभी बाहर गर्मी चूँकि बहुत है। अच्छा हाँ, एक बात और कि कलर को मैच करने के लिए मैंने आज ब्लैक कलर का शर्ट भी पहना हुआ है। ये ब्लैक बीस्ट है, मैं ब्लैक बीस्ट हूँ। तो अब हम इसको अगले सेक्शन में हम गाड़ी के अंदर चल के डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे सर से, कुछ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा, और प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या फ़ायदे नुकसान है। तो आइए दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीना। कैसा फील है सर? ये फील आपने अभी गेट की आवाज़ सुनी होगी, और इसको जो हम क्या ठड बोलते हैं, गेट जब क्लोज करते हैं तो एक फील आता है कि आप किसी हम क्या टैंक में बैठे हो। अब देखिए, टैंक से याद आया कि सर एक एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री में थे पहले, तो इनको टैंक वाली आदत पड़ी है, तो इनको टैंक वाली फील चाहिए। तो आपने क्या टैंक वाली फील लेने के लिए ये गाड़ी ली? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये इसका फील आता है जब आप गाड़ी में बैठे हैं, तो एक आपको लगता है कि आप सेफ है। फिर इसकी 5 स्टार रेटिंग है, तो आपको सेफ्टी फील करती है। बिल्कुल सर, 100% टाटा ने इसमें अपना नाम कमाया है सेफ्टी में। और टाटा हम इंडिका के दौर में भी देख चुके हैं और गाड़ियों के दौर में भी देख चुके हैं, सफारी भी देख चुके हैं। सेफ्टी मामले में कोई मैच नहीं है इस ब्रांड का। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने, मैं देख रहा हूँ कि मैनुअल गाड़ी ली है, तो ऑटोमेटिक पे आप क्यों नहीं गए, या क्या आपका प्रेफरेंस था कि मैनुअल ओवर ऑटोमेटिक?
मेरा प्रेफ़रेंस इसमें यही था कि मैं जो ड्राइविंग मेरा पैशन है, और जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपका ड्राइविंग का वो फ़ील नहीं आता है। तो मैनुअल आप ड्राइव करते हैं, आप स्पीड गेन करना चाहते हैं, तो मैनुअल गाड़ी बहुत अच्छी रहती है। तो मेरा शुरू से था कि मेरे को ऑटोमेटिक में नहीं जाना, मेरे को मैनुअल गाड़ी लेनी है। कई पुराने लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैनुअल मर्दों की शान होती है, ऑटोमेटिक तो बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए होती है, लेकिन असली मर्द जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उनके लिए जो है मैनुअल गियर ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। क्या सही बात है? ये सही है काफ़ी हद तक, मगर अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब लोग क्या है कि सिटी ड्राइव में ऑटोमेटिक ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आदमी आदमी कंफर्ट रहता है ड्राइव में। बट ऑटोमेटिक हर एक की पसंद नहीं आती, तो मेरी पसंद थी मैनुअल। सर इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया हुआ है क्या? हाँ, इसमें आपका क्रूज़ कंट्रोल है। आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो आप सेट कर दीजिए और आराम से आप फ्री होके गाड़ी चलाइए, तो वो एक आपको कंफर्ट फील कराती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं दोस्तों, ये भारी भरकम गाड़ी है, 2 लीटर का इसमें डीज़ल इंजन है, 170 बीएचपी का आई थिंक पावर है और 350 एनएम का टॉर्क है। तो इतनी भारी भरकम गाड़ी को सिटी में मैनुअल चलाना उतना आसान काम नहीं होता, जहाँ बार-बार ब्रेक लेना है, बार-बार आपको आगे बढ़ना है। इसलिए आई थिंक ऑटोमेटिक ज़्यादा प्रेफ़र करनी चाहिए। बट इस हाईवे के लिए मैनुअल और माइलेज के लिए भी देखेंगे तो थोड़ा-सा फ़ायदा होता है ऑटोमेटिक के मुकाबले। अब हम चाहेंगे कि आप कुछ बातें ड्राइव करते हुए करें ताकि हम भी गाड़ी का फ़ील लें और अपनी तरफ से कुछ समझ सकें और चलते-चलते हम लोग कुछ बातें भी करेंगे। ओके। तो सर मैं आपसे आप ड्राइव करते रहिएगा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको गाड़ी का जब रात में आप ड्राइव करते हैं, चूँकि आपने कहा कि आप जयपुर से गाड़ी चला के आए हैं, तो रात में गाड़ी का जो हेडलाइट है उसका परफ़ॉर्मेंस कैसा है? गाड़ी का हेडलाइट का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो हेडलाइट्स है वो एलईडी नहीं है, वो क्या नियॉन बेस्ड है। तो अभी जो नई गाड़ी आई है उसमें इससे थोड़ी और अच्छी उसमें हेडलाइट्स आई है। और बात करें अगर हम म्यूज़िक सिस्टम की, तो म्यूज़िक सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम कैसा लगा आपको? म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है अगर इसमें। मैं बोलूँ 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे तो कितने देंगे आप? 10 में से 8.5। तो आपने म्यूज़िक अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। मैं एक सीट बेल्ट ले लेता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, रिमाइंडर आ रहा है सीट बेल्ट का भी तो। हाँ, नहीं तो बार-बार रिमाइंडर दे रहा है कंटिन्यू की। तो सर अभी मैं बात करूँ हेडलाइट की बात हो गई आपका ब्रेक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गाड़ी के लिए, एक एसयूवी के लिए ख़ास तौर पे, ब्रेक्स के परफ़ॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेस को मैंने इस गाड़ी को कई बार चेक किया, टेस्ट भी किया है। आप इस गाड़ी को जहाँ रोकना चाहिए वहाँ ये रुक जाती है, अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक का कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मतलब ब्रेक से आप संतुष्ट हैं। जी। और आपका कम्फ़र्ट की बात करूँ, अगर आप ड्राइविंग सीट के कम्फ़र्ट की बात करेंगे, तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? ड्राइविंग का कंफर्ट इसमें बहुत अच्छा है। 10 में से इसमें 9 देना चाहूँगा मैं। एक तो इसमें वेंटिलेटेड सीट है आगे वाली दोनों, उसके साथ में उनका क्रूज़ कंट्रोल है। तो जो आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा उनका कंफर्ट मिलता है। आप फ्री हो जाते हैं, आपकी सीट आपका पूरा बॉडी को उनका ठंडा करती है, और आप क्रूज़ कंट्रोल में गाड़ी को आराम से ड्राइव कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको फ्रंट सीट में आप अब चूँकि एज़ अ ड्राइवर आप फ्रंट सीट में बैठते होंगे, बैक सीट का भी आपने अनुभव लिया है? रियर सीट का कम्फ़र्ट या कितने लोग 3 लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में? हाँ, इस गाड़ी में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और रियर सीट का भी मैंने कंफर्ट लिया हुआ है। मेरा बेटा भी गाड़ी ड्राइव करता है, जब वो आता है तो वही गाड़ी चलाता है और मैं बैक सीट पे बैठता हूँ। ओके। तो ये तो हो गया सीट कम्फ़र्ट के बारे में बातें हो गई हैं। अब ये चूँकि आप कितने साल हो गए आपको गाड़ी लिए सर? आपने कहा 2 साल? ये गाड़ी मैंने मई 2023 में हाँ। ली थी। तो 2 साल करीब हो गए हैं। तो तब तक आपको इसके अंदर कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी आप बता सकते हैं कि हालत में होंगे कि आपको क्या इसमें लगा कि गाड़ी में क्या आपको अच्छी चीज़ें लगी हैं और क्या ऐसी कुछ कमियाँ जो अगर होती तो अच्छा होता, नहीं होने से भी काम चल जा रहा है, बट होती तो शायद अच्छा होता? देखो, ये गाड़ी मेरी फेवरेट है, इसलिए प्रॉस बहुत ज़्यादा है, कॉन्स बहुत कम है। प्रॉस तो मैं आपको हम क्या क्या गिनाऊँ, बहुत प्रॉस ही प्रॉस है। कॉन्स मैं बोल सकता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आई है, उसमें टीपीएस है, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, सॉरी टीपीएम है। उसके साथ, टीपीएमएस। हाँ सॉरी, टीपीएम है, एंड उसके साथ एडास भी है, जो इस गाड़ी में नहीं है।
बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इस गाड़ी में ये चीज़ें नहीं है। मतलब बिना उनके भी तो काम चल जाता है। एडास तो देखिए एक एडिशनल फीचर हो गई, हम लोग तो बहुत पुराने ज़माने की गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, तो शायद एडास तो बहुत नया है। बट हाँ, होने से कि वैल्यू ऐड तो ज़रूर हो जाता है, एक सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में एडास। बट टीपीएमएस हाईवे पे चल रहे हैं या कहीं भी चल रहे हैं तो टीपीएमएस भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर और कुछ ऐसी अच्छी बातें जो आप इसके बारे में बता सकते हो, जो आपको लगता हो कि हाँ, ये बताना चाहिए मुझे, शेयर करना चाहिए मुझे? अच्छी बातें जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस गाड़ी से लॉन्ग टूर बहुत किए हैं। तो मैं एक बार जयपुर से निकला था, तो जयपुर से यहाँ डाला शो कर रहा था नियर अबाउट 950 किलोमीटर। तो मेरे मन में एक डाउट था कि मैं क्या सुबह रवाना होऊंगा तो शाम तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। सर कितने किलोमीटर है आपने? 900 समथिंग? 948 किलोमीटर, और मैंने ड्राइव किया तो 14 आवर्स में मैं यहाँ पहुँच गया 948 किलोमीटर। तो सर इतना लॉन्ग ड्राइव आपने किया है तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअल माइलेज भी कितना निकाल के लाए हैं आप हाईवेज पे, सिटी में या मिक्स, जो भी आप बता सकें प्रैक्टिकल माइलेज? हाईवेज पे इसका माइलेज लॉन्ग ड्राइव मैंने किया, जो जयपुर से आया था मैंने बताया आपको, तो 16.3 का माइलेज मेरे को दिया है। उसके अलावा मैंने बहुत सी बार 200 से 300 किलोमीटर गाड़ी चलाया है, और अगर अगर आप गाड़ी को 80 और 90 की स्पीड पे रखते हैं तो ये 19.1 और 2 तक का एवरेज दे सकती है। मतलब डीजल में अच्छा माइलेज निकल रही है गाड़ी। सर लेकिन सर डीजल मॉडल चूँकि ये डीजल में ही अवेलेबल है, शायद पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है गाड़ी ये। तो डीजल में एक बहुत बड़ा लोगों को एक कंसर्न रहता है डीएफपी को लेके और आपका एड ब्लू को लेके। उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको कभी कोई समस्या का सामना करना पड़ा इन 3 सालों में? डीएफपी को लेके कोई इशू नहीं है। उसका भी जब जब आप क्या सर्विस पे आप जाते हो तो वो उनका सर्विस सेंटर आपका टैंक फुल कर देता है। 15 लीटर का इसका टैंक आता है, और नियर अबाउट 700 से 800 किलोमीटर पर लीटर का वो एवरेज देता है। तो आप उसको चेंज कर दो, वो रिफिल हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी चलेगी। एड ब्लू की बात कर रहे हैं आप ना? एड ब्लू की बात कर रहा हूँ मैं। और एक जो डीएफपी होता है जो कि आपको एक कहा जाता है कि 60 किलोमीटर आपको कंटिन्यू रन करना पड़ेगा थर्ड गियर में लेके गाड़ी को, जिससे कि आपका इसका फ़िल्टर क्लीनिंग होता है। तो क्या आप इसको कभी हफ्ते में एक ऐसा दिन चुनते हैं जहाँ के 100 किलोमीटर आपको जैसे ही चल के आना है, भले काम हो ना हो, या फिर आप शॉर्ट डिस्टेंस चलते हैं और शोरूम वाले ही इसको क्लीन करते हैं आपका फ़िल्टर को? नहीं, मैंने आज तक 2.5 साल में खाली सर्विस होती है तभी फ़िल्टर क्लियर हुआ है। मैं कभी 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर कभी नहीं चला हूँ बिना काम के। तो ये और गाड़ियों में कोई आया होगा, मेरी गाड़ी में कभी ये इश्यू नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा डीज़ल लेने वाले भाइयों से कि आपको डीएफपी और एडब्लू को लेके कोई डरने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि यार ये झंझट कौन पालेगा, आपका एडब्लू का, आपका डीएफपी का, आपको कौन इतना ध्यान देगा कि आप गाड़ी चलाएँगे कि ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो बहुत लोगों को डर ऐसा डीज़ल गाड़ियों को लेके रहता है, बट ऐसा आपकी बातों से नहीं लग रहा कि आपको कोई परेशानी हुई? डीएफपी को लेके आज तक कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अभी तक लगभग 4 बार डीएफपी मैंने रिफ़िल कराया है, कभी कोई इश्यू नहीं हुआ। अच्छा, ये तो अच्छा प्रॉन्स और कॉन्स। एक और कुछ आप बता सकते हो उसके, क्या बोलूँ मैं इसको, आपने इसको माउंटेन्स पे कभी आपने गाड़ी को ड्राइव किया हुआ है या किसी घाटी वगैरह पे चलाए हो, उसके में आपको कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस? माउंटेन पे इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं थी। मैं इस गाड़ी से लगभग 4 से 5 बार माउंट आबू गया हूँ। माउंट आबू वो लगभग 22 किलोमीटर का रोड है, जो कि माउंटेन होके जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें हिल होल्ड लॉक है। इसमें आप ऊपर जाएंगे, अगर आपकी गाड़ी बैक आएगी तो आपके ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो ये बहुत ही बेनिफिट रहता है जब आप माउंटेन एरिया में गाड़ी को ड्राइव करते हैं। और एक सेफ्टी फीचर भी है एक अच्छा। बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। आपने गाड़ी पार्क कर दी तो आपका पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको पार्किंग ब्रेक हमेशा रिलीज करना पड़ेगा। और कभी भी ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आया है कि कभी आपको बार-बार सर्विस जाना, स्टेशन जाना पड़े, या आपको बार-बार टाटा के पास जाना पड़े जब से आप गाड़ी लिए हैं? कई लोगों का कहना होता है कि फ्रीक्वेंट इश्यूज़ आते हैं गाड़ियों में, इनकी गाड़ियों में, जो आपको बार-बार सर्विस स्टेशन जाना पड़ता है। और साथ में अगर आप जो जनरल सर्विस कराते हैं, तो आपको क्या कॉस्ट जाता है लगभग उसका? नहीं, इसमें मैं अभी तक सर्विस सेंटर 3 बार गया हूँ खाली। जो फर्स्ट 1 महीने की होती है सर्विस, उसके बाद में पहले साल की, दूसरे साल की। उसके अलावा मैं कभी सर्विस सेंटर नहीं नहीं गया। और जो पेड सर्विस है वो इसकी लगभग लगभग 15,000 के आसपास पड़ती है।
15,000 पर एनम एक मान के चले हम, जिसमें लेबर कॉस्ट बाकी पार्ट्स वगैरह जो भी रहता है वो इंक्लूड है। हाँ, कुछ एडिशनल हुआ तो बात की बात है। तो आप टाटा की सर्विस से खुश हैं क्या? कि बहुत लोग टाटा की सर्विस से खुश नहीं दिखते मुझे। नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जोधपुर में भी सर्विस कराई है, मैंने यहाँ भी सर्विस कराई है रॉबर्ट्सगंज में। सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत ही सर्विस टीम जो यहाँ की टीम है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। आपका जो आपने टाइम दिया, उस समय आपको गाड़ी हैंडओवर कर देती है। कोई एक ऐसी मेमोरी सर जो आप शेयर करना चाहते हो इस गाड़ी के साथ, जो आपको करना चाहते हो, लगा हो आपको कुछ बतानी चाहिए, कोई ऐसी बात? मेमोरी तो इस गाड़ी से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जयपुर से आ रहा था और मेरे को शाम तक पहुंचना था, ये गाड़ी थी इसलिए मैं पहुंच पाया। इसके अलावा इस गाड़ी से मैं डाला से अयोध्या, लखनऊ, फिर वहाँ से उसी आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे पे उस पर गाड़ी चलाई। तो वो 400 का स्ट्रेच मैंने 3 घंटे में पूरा किया। तो इस गाड़ी से आप बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं और लंबा ड्राइव आप इजीली जा सकते हैं। मैक्सिमम कितना स्पीड आपने चलाया? मैक्सिमम मैं 120 से आगे कभी नहीं गया। उसके आगे जाना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो सर बस बहुत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप एक लाइन में अगर बोलना चाहेंगे तो क्या आप कहेंगे इस गाड़ी के बारे में? फाइनल वर्डिक्ट आपका? थैंक यू। फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस गाड़ी के बारे में यही है कि मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस रेंज में जा रहे हैं तो आपका टाटा हैरियर आप इस गाड़ी को लें, क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा है, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है और लॉन्ग ड्राइव में आप लोग बहुत इस गाड़ी में ट्रैवल करने से बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी यही विचार है कि अगर आप कोई गाड़ी प्रेफ़र कर रहे हैं ना, हालाँकि अभी तो रुक जाइए, तो कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद गाड़ी फाइनल कीजिएगा, बट डेफ़िनेटली ये गाड़ी आपको कंसीडर करनी चाहिए। सो थैंक यू आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।